नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह का रिवीजन है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो वो है रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो थे एजी टांसले। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो वो है अर्नेस्ट हैकल। ये इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, ठीक है। पारिस्थितिकी संगठन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या है? तो वो है जीव या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो कहते हैं इकोटॉन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। किसी जीव की अपने आवास में कार्यात्मक भूमिका क्या कहलाती है? वो कहलाती है निकेतन, ठीक है। निकेत, नीच, नायक। पारिस्थितिक अनुक्रम की अंतिम और सबसे स्थिर अवस्था तो वह चरमावस्था, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन, नग्न चट्टानों पर उगने वाली प्रजाति कौन सी है? तो वह लाइकेन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वह महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में होता है, ठीक है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया? तो वो दिया रेमंड लिंडमैन ने 1942 में। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पहुंचती है 10% ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तो सदैव सीधा बनता है, ऑलवेज अपराइट। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो होता है उल्टा। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो होती है मृत जीवों कवकों से। पौधे कुल सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं 1%। वह प्रजाति जो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखती है तो उसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में की स्टोन प्रजाति का उदाहरण है तो वह समुद्री ऊदबिलाव, जिसे सी ऑटर कहते हैं। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो होता है उल्टा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण और उसके प्रभाव। ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इंपोर्टेंट है। अम्ल वर्षा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो एसिड रेन की 5.6 से कम होनी चाहिए पीएच वैल्यू। सर्दियों में बनने वाले लंदन स्मॉग के मुख्य घटक क्या हैं? तो वो है धुआं, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धूप में बनने वाले लॉस एंजलिस स्मॉग का मुख्य रूप से क्या बनता है? तो उसके द्वारा पैन और ओजोन बनती है। द्वितीय प्रदूषक के मुख्य उदाहरण हैं तो वह पैन, O3, स्मॉग, H2SO4। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन रोकती है, जिसे दमघोटू गैस भी कहते हैं? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। पहला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण में फेफड़े और हृदय को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कण तो वह PM 2.5। बंद कमरों, चट्टानों से निकलने वाली रेडोन गैस क्या करती है? तो फेफड़ों का कैंसर करती है। ई कचरे में मौजूद शीशा शरीर में किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो वो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को पहुंचाता है। शीशा और लेड जो ई कचरे से निकलता है। समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने वाली सुपरबग बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो वो है ऑयल जैपर, जिसे हम स्यूडोमोनास पुटिडा कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? तेल में जो तेल रिसाव हो जाता है समुद्र में, उसको साफ करता है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसें। भारत ने COP26 पंचामृत में नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा? तो वो रखा है 2070 तक का। ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है तो वह सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। इम्पोर्टेंट है। दलदली क्षेत्रों, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन, CH4, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा किस सम्मेलन में की गई? तो की थी COP26। ये क्या की गई थी? ग्लासगो में।
प्राकृतिक कार्बन सिंक का सबसे बड़ा स्रोत, तो वो है महासागर हमारे। पौधों द्वारा सोखा गया कार्बन क्या कहलाता है, तो ग्रीन कार्बन कहलाता है, और समुद्र द्वारा जो होता है वो होता है ब्लू कार्बन। मानव द्वारा एक वर्ष के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरा होने का दिन, ठीक है, वो कहलाता है अर्थ ओवरशूट डे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किन देशों ने मिलकर लॉन्च किया, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भारत, अमेरिका और ब्राज़ील ने मिलकर शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। COP26 में पीएम मोदी द्वारा पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के लिए लॉन्च किया गया मूवमेंट, तो वह LIFE, ये लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सी ग्रीन हाउस गैस लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है, तो वह नाइट्रस ऑक्साइड NO2। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण और उनसे होने वाले रोग, तो पारा मरकरी से क्या होता है, मिनीमाता रोग होता है। फिर आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। फिर कैडमियम से होता है टाइटाई रोग। नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, जिससे हमारी हड्डी और दांतों का क्षय हो जाता है, नुकसान होता है उनमें। जल प्रदूषण से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इनसे जरूर ध्यान रखना। और ये सारे ही रोग जल से होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि और प्रोटोकॉल्स। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था, वो कौन सा है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में हुआ था और ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। फिर होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी समझौता होता है 1997 में, जिसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, जबकि क्योटो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित, ठीक है। फिर है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इसका मुख्य विषय था जैव सुरक्षा, LOMS का सुरक्षित उपयोग, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव सुरक्षा से। फिर है नागोया प्रोटोकॉल। इसका मुख्य रूप से किससे संबंधित है, 3 आनुवांशिक संसाधनों का लाभ साझाकरण करने से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। खतरनाक कचरे की सीमा पार डंपिंग रोकने वाला कन्वेंशन है, तो वह वेसल कन्वेंशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, वेसल कन्वेंशन। वेसल ये करता है, खतरनाक कचरे की डंपिंग को रोकता है। स्थायी जैविक प्रदूषक POP को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, तो हुआ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। किसके लिए, स्थायी जैविक प्रदूषकों को रोकने के लिए स्टॉकहोम, मतलब ऐसे याद कर लिए, स्थायी जो जैविक प्रदूषक है उनको हमने स्टॉक कर रखा है, ठीक है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में क्या समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। पारे के दुर्फिकों से बचने के लिए कौन सी संधि लागू की, तो वो की थी मिनीमाता कन्वेंशन, ठीक है। पारे से बचने के लिए 2030 तक 30% भूमि और महासागरों के संरक्षण का लक्ष्य किस फ्रेमवर्क में है, तो वह कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 लक्ष्य, ठीक है। क्या है, 2030 तक 30% भूमि और महासागरों के संरक्षण का लक्ष्य है इसमें, कुनमिंग मॉन्ट्रियल में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। 2015 से 2030 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए लागू कौन सा फ्रेमवर्क किया गया, तो वह सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इम्पोर्टेंट है, सारी संधियाँ एक पूछा जाएगा इनमें से जरूर। जैव विविधता और हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो दिया है E.O. विल्सन ने। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी, तो वो दी थी नॉर्मन मायर्स ने। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2002 में हुआ है। एक ही पारिस्थितिक तंत्र के भीतर प्रजातियों की कुल संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है एल्फा विधि, ठीक है। एक ही पारिस्थितिक तंत्र के भीतर और 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के भीतर प्रजातियों में बदलाव वो कहलाता है बीटा विविधता। और भारत के कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो भारत में 4 हॉटस्पॉट है जैव विविधता। उसमें एक पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुन्नालैंड, ठीक है। इंपोर्टेंट है, एक पूछा जा सकता है इसमें से। भारत का 100% जैविक राज्य कौन सा है, तो वह सिक्किम।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में 2003 में स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट। जीन बैंक, चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन किस प्रकार का संरक्षण है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण है, एक्स सीटो। ठीक है, क्योंकि बाह्य स्थानीय में क्या होता है, जो हमारे प्राणी हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में न रखकर वहाँ से अलग रखा जाता है। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर, जीन बैंक और बॉटनिकल गार्डन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 के संशोधन के बाद कितनी अनुसूचियां बनी? तो 4 अनुसूचियां बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं IUCN रेड डाटा बुक के रंग और कोड। तो गुलाबी, जो गुलाबी बुक रजिस्टर होता है उसमें घोर संकटग्रस्त क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजातियों को रखा जाता है। जैसे उदाहरण है गोंडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, जो राजस्थान में पाया जाता था। ठीक है, तो ये किसमें है? गुलाबी रेड बुक में है। ठीक है, अब देखते हैं रेड डाटा बुक। तो इसमें संकटग्रस्त को रखा जाता है, एंडेंजर्ड प्रजाति खतरे में हो। ठीक है, फिर है ग्रीन, तो इसमें खतरे से बाहर या रिकवर हो रही हैं उन प्रजातियों को, पहले खतरे में थी अब सुरक्षित है, उनको रखा जाता है ग्रीन डाटा बुक में। फिर है ब्लैक डाटा बुक, इसमें विलुप्त जो एक्सटिंक्ट है उनको रखा जाता है, जैसे कि डोडो, मॉरिस और पैसेंजर पिजन आदि को। ठीक है, तो ये प्रमुख डाटा बुक्स हैं। चलिए और देखते हैं आगे। भारत में संरक्षण परियोजनाएं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में की गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू हुई। और फिर है प्रोजेक्ट हिमतेंदुआ, ये कब शुरू हुआ है? ये 2009 में शुरू हुआ है। फिर है प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की गई? तो 2020 में की गई। प्रोजेक्ट चीता 2022 के तहत चीते को किस नेशनल पार्क में लाया गया? तो वह है कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का है। इसमें चीते लाए गए थे नामीबिया से। फिर है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? वो पिंजौर हरियाणा में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 5 नंबर का पूछा ही जाएगा। गिद्धों की मौत किडनी फेल का मुख्य कारण कौन सी दवा थी? तो वो है डाइक्लोफिनेक। संगाई हिरन किस राज्य की स्थानिक प्रजाति है? तो वह मणिपुर में। ठीक है, कश्मीरी हंगुर के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो वह दांची ग्राम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और रामसर स्थल। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वह केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर लोकटल झील में है। ठीक है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जो कि 1986 में स्थापित हुआ। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वह गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये याद रखना, जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वह गोवा में है और नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश की शेखा झील भारत का कौन सा राम स्थल बनी है? तो अभी वर्तमान में बनी है ये 99 में रामसर स्थल, जो कि अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील। और ये यूपी का 12वां है। ठीक है, यूपी की 12वीं रामसर साइट है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला डगोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में किया गया है। प्रदूषण से प्रभावित आर्द्र भूमियों को किस रजिस्टर में रखा जाता है? तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में रखा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आर्द्र भूमि जो प्रदूषण से प्रभावित है उन्हें मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन में अधिनियम और समिति है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, हमारे पीएम। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र स्तर पर नोडल मंत्रालय कौन है? तो वो होते हैं गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्रालय। एनडीएमए का गठन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत एनडीएमए का गठन किया गया।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन इसका हुआ था धारा 44 के अंतर्गत। धारा 54 के तहत झूठी चेतावनी अफवाह फैलाने पर क्या सजा है? तो 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। फिर राज्य कार्यकारिणी समिति SEC के अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। तो चलिए आगे देखते हैं प्रमुख आपदा और चेतावनियाँ। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस लीक हुई थी उसमें? तो उसमें हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। दुनिया की भीषण परमाणु दुर्घटना चेरनोबिल आपदा 1986 में कहाँ हुई? तो वही थी यूक्रेन में। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थापित है? तो ये INCOIS हैदराबाद में स्थापित है 2007 से। भारत सरकार द्वारा आकाशीय बिजली की चेतावनी कौन सा ऐप देता है? तो वह दामिनी ऐप। ठीक है। उत्तर प्रदेश का द्वारा मौसम और बाढ़ की चेतावनी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने राहत ऐप लॉन्च किया है। भूकंप के खतरे के आधार पर भारत का सबसे खतरनाक जोन कौन सा है? तो यह जोन 5 जो कि हिमालय और कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। मैदानी इलाकों में हीट वेव की घोषणा कब की जाती है? जब तापमान 40 डिग्री पार चला जाए तो हीट वेव की घोषणा की जाती है। सिक्किम में तबाही मचाने वाली ग्लोफ आपदा का पूरा नाम क्या है? तो ये ग्लेशियर लेक आउटबस्टर्ड फ्लड। ठीक है, ग्लोफ बोलते हैं इसे। आपदा में संचार ठप होने पर किस रेडियो तकनीक का उपयोग होता है? तो होती है हैम रेडियो। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हैम रेडियो का यूज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थान में कितनी राशि मिलती है? तो 51 लाख रुपए मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए और लेख पाने अपनी सीट पक्की करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन कानूनी इतिहास। तो सबसे पहले 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आता है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में। फिर आता है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। 1981 में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आता है। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है जिसे हम छाता विधान बोलते हैं। जैव विविधता अधिनियम का आता है 2002 में। फिर आता है 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो